नमस्कार दोस्तों, एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त विकास। और रात्रि के 9 बज चुके हैं, मेरी जो उपस्थिति है हो चुकी है, तो एक बार आप सभी लोग मेरे साथ लाइव जुड़िएगा। और आज की जो क्लास है, आज की जो कक्षा है, उसकी शुरुआत हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो फटाफट मेरे साथ सभी लोग लाइव जुड़ जाइएगा ताकि जो क्लास है इसकी शुरुआत की जा सके आपके सामने। और आज जो हमारी कक्षा होने वाली है, अगर आपसे पूछा जाए तो किस पर बेस है, तो ये आज अलंकार बेस पर आपकी होने वाली है। यानी आज जो क्लास आपकी होने वाली है वो किससे संबंधित है, तो अलंकार से संबंधित आपकी क्लास होने वाली है। किससे संबंधित है? अलंकार से संबंधित क्लास आपकी होने वाली है। ठीक है, आज जो हम लोग पूरे के पूरे प्रश्न लेकर आए हैं, किस पे बेस पे? अलंकार बेस पे आपकी कक्षा होने वाली है। तो फटाफट मेरे साथ लाइव जुड़िएगा और आज की जो क्लास है, आज की जो कक्षा है, उसकी शुरुआत करके यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और पहला जो आपके सामने प्रश्न आया है, अगर अलंकार से संबंधित हम प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो पूछा गया है आपके सामने कि चरण कमल बंदौ हरिराई। ये जो पंक्ति आपके सामने लिखी गई है, इस पंक्ति में जो अलंकार बनकर आएगा, कौन सा अलंकार बनकर आपके सामने आ जाएगा? पहला जो आपके सामने दिया गया है उपमा अलंकार है, दूसरा दिया गया है रूपक, तीसरा दिया गया है श्लेष, और चौथा जो दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत स्थान आपके दिया गया है। ठीक है, तो सीधा सा आपको बताना है कि चरण कमल बंदव हरिराई जो पंक्ति है, इसमें जो अलंकार बनेगा वो कौन सा बनकर आएगा? थोड़ा सा पंक्ति यहां पर गलत हो गई है, चरण कमल बंदव होना चाहिए था, ये चरण कमल बंदव है। ठीक है, चरण कमल बंदव हरिराई, तो इसमें अलंकार आपसे पूछा गया। तो चलिएगा बताइएगा, पहले का जो सबसे सही जवाब बनकर आएगा, यानी एक का जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनकर आपके सामने आएगा? उपमा है, रूपक है, या श्लेष है? कौन सा अलंकार बनेगा आपका? अभी तक किसी का जवाब आया नहीं है कि पहले का जो राइट आंसर बनेगा कौन सा बनकर आएगा। देखिएगा, अगर हम पहले के सही जवाब की चर्चा करें तो आपको एक पहचान बताता देता हूं। अगर कोई भी आपके सामने पंक्ति लिखी गई है और पंक्ति में उपमेय और उपमान के मध्य में अगर योजक चिन्ह लगा है, उपमेय और उपमान के मध्य में क्या लगा है? अगर योजक चिन्ह आपको देखने को मिलता है, तो मान के चलिएगा कि वहां पर जो अलंकार आपके सामने बनता है वो कौन सा बनेगा? रूपक अलंकार बनकर आता है। क्योंकि यहां पर जो बताई गई है कि जो भगवान विष्णु हैं और जो कमल है, दोनों को बराबर बताया गया। अर्थात भगवान विष्णु के जो कमल रूपी चरण हैं, उन कमल रूपी चरणों की मैं क्या करता हूं? वंदना करता हूं, या उनकी कमल रूपी चरणों की मैं पूजा करता हूं यहाँ पर। और हमारे साथ अनुष्का जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर में। और यहाँ पर सही जवाब जो आया है उपमा। उपमा नहीं बनेगा, उपमा कैसे बनेगा भाई? चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ पर चरण और कमल दोनों को बराबर बताए गए। और जब चरण और कमल कहीं पर भी आपके अगर दोनों बराबर बता दिए जाएं, क्या बताए जाएं? बराबर, तो जहां उपमेय और उपमान को बराबर बताया जाए वहां पर जो अलंकार बनता है वो रूपक बनता है। और जहां उपमेय और उपमान में तुलना की जाए तो तुलना के अर्थों में जो अलंकार होता है वो उपमा बनकर आता है। तो यहाँ तुलना नहीं की गई है, यहाँ पर एक को दूसरे के बराबर बताया गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, एग्जाम में आपके हमेशा पूछी जाती है कि चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार बनेगा? तो रूपक अलंकार बनेगा। और देखिएगा, पहचानने का एक तरीका आपको बता देता हूं रूपक अलंकार, सबसे आसान तरीका। अगर कहीं पर भी चरण, अगर कहीं पर भी चरण और कमल, या आप ऐसे समझिएगा कि कोई भी दो शब्द लिखे हों, चाहे चरण कमल हो, चाहे आंख हो, कमल हो, कुछ भी हो, अगर दोनों के मध्य में योजक चिन्ह लगा है और अलंकार आपको समझ में नहीं आ रहा है, तुक्का मारने की आवश्यकता पड़े, तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऐसी स्थिति में जो अलंकार बनता है वो कौन सा बन जाएगा? रूपक अलंकार बनकर आपके सामने आ जाएगा। अगर अर्थ आपको पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां तुक्का मारने की आवश्यकता पड़ रही है तो वहां मान के चलेगा कि अलंकार जो बनेगा वो रूपक अलंकार के अंतर्गत हम स्थानीय जगह आपके दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर आ जाते हैं।
बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है और अतिशयोक्ति है। और इनक्रेडिबल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। टाइमिंग 9 बजे से, भाई 9 बजे से क्लास आपकी चलती है। कल भी हमने आपको बताया था कि हमारी जो क्लास की टाइमिंग है वो कितने बजे से है, रात्रि 9 बजे से चलती है। तो इस समय 9:10 लगभग होने वाले हैं। तो 9 बजे से जो आपकी क्लास होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ चुका है और दूसरे का जो राइट आंसर आपके सामने बनकर आएगा, कौन सा बनकर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आ चुके हैं। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार बनकर आपके सामने आ जाएगा। चलेगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो आपके सामने बनेगा वो कौन सा बनकर आने वाला है। चलेगा, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, लेकिन चलिए बता देता हूं। इस पंक्ति में जो अलंकार है ये अतिशयोक्ति है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी कथन को आवश्यकता से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, यानी जहां पर सत्य चीजें ना हो वहां पर भी सत्यता का बोध करा दिया जाए। या कई बार आप कहते हो ना, आप देखते होंगे कि आपके दोस्त मित्र रहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी छोड़ता है, आप कहते हो ना कई बार की बहुत बड़ी बड़ी छोड़ता है। जब आपसे कहा जाए कि बहुत बड़ी बड़ी छोड़ता है, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत उसको स्थान दिया जाएगा। तो कहीं पर भी कोई कथन ऐसे बता दिया जाए जो आपको लगे कि भैया झूठे बोल रहा है, तो आप मान के चलिएगा कि ऐसी स्थिति में जो अलंकार बनता है वो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। सबसे सही जवाब जो बनेगा वो अतिशयोक्ति के अंतर्गत आपके स्थान दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, 2 का डी आ जाएगा। सोनम जी स्वागत है आपका। तो 2 का डी जो आपका बनेगा राइट आंसर बनकर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तीसरे नंबर पे चलिएगा। कूलन में केली में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलंकत है। बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी गई है। कूलन में केली में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है। तो ये पंक्ति पूछा गया है कि इसमें जो आपके सामने अलंकार बनेगा वो कौन सा अलंकार बनकर आ जाएगा। देखिएगा, बहुत अलंकार जो देखा जाए तो बहुत आसान आसान से अलंकार हैं आपके सामने। अनुप्रास है, रूपक है, यमक है और श्लेष है। और 3 का ए की तरफ जवाब आ रहा है कि 3 का जो ए बनेगा आपका सही जवाब बनकर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर आपसे बात की जाए कि यहाँ पर, क्योंकि अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति, तो देखिएगा यहाँ पर का वर्ण है, यहाँ पर का वर्ण है, यहाँ पर का वर्ण है, यहाँ पर का है, यहाँ पर का है, यहाँ पर और यहाँ पर का वर्ण भरे पड़े हैं। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहीं पर जो अलंकार बनता है अनुप्रास। क्योंकि अनुप्रास जो आपका शब्द बना है वो 2 शब्दों के योग से बनता है, एक है अनु और एक है प्रास। तो अनु का अर्थ आप जानते हैं कि होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण से। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहीं पर जो अलंकार बनता है वो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है ना। और कभी भी अगर आपसे पूछे कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद बनते हैं, तो याद रखिएगा अनुप्रास के 5 भेद बनकर आते हैं। कितने भेद, 5 भेद आपके सामने बनकर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे सही जवाब जो बनेगा वो कौन सा आपका बनकर आ जाएगा, तो 3 का ए बनकर आ जाएगा, ठीक है। चलेगा, चौथे में आइएगा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार इससे आपके प्रश्न भी पूछे गए हैं। बिल्कुल सोनम जी, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बनते हैं, बिल्कुल सही आप बता रही हैं।
और आपको याद होगा कि हमने ये सारी पंक्तियां जो हमारी थ्योरी की क्लास थी, थ्योरी की क्लास में हमने एक एक उदाहरण आपको लिखवा रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जवाब आ रहा है वो यमक अलंकार की ओर आ रहा है, किसमें यमक अलंकार आपके सामने बनकर आ जाएगा। 4 का डी आ रहा है कि 4 का जो डी बनेगा सही जवाब बनकर आ जाएगा, बिल्कुल सही है कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाएगा तो जो शब्द का प्रयोग किया गया, मन का शब्द 1 बार आया, मन का शब्द 2 बार आया, और मन का शब्द 3 बार आया, मन का शब्द 4 बार आया। तो आपको पता है कि जब आपके सामने कोई पंक्ति लिखी गई हो और पंक्ति में किसी शब्द की जो आवृत्ति है वो 1 से अधिक बार हो जाए, कितनी बार हो जाए, 1 से अधिक बार हो जाए, और जो शब्द जितनी बार आएगा उसके अर्थ भी उतने निकल कर आए, तो मान के चलिएगा कि ऐसी स्थितियों में जो अलंकार बनता है वो आपका यमक अलंकार बनकर आता है। तो कहा गया कि माला फेरत जुग भया, अर्थात राम नाम का जपते हुए बहुत समय बीत गया, फिरा न मन का फेर, लेकिन फिर भी जो मन में ईर्षा के भाव हैं, जो लोभ के भाव हैं, वो जा नहीं रहे हैं। तो कहा गया कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, अब कर का मन का डारी दे, कर का मतलब हाथ होता है, और मन का मतलब होता है माला की एक मोती। तो वहां पर जो कवि है, राइटर है, कहना चाहता है कि भाई माला फेरते हुए आपको इतना समय बीत गया, लेकिन फिर भी ईर्ष्या आपके मन में भरी हुई है, तो जो तुम हाथ में माला पकड़कर राम नाम का जाप कर रहे हो उसे डाल दो, अर्थात तुम उसे रख दो, कोई जपने का उसका औचित्य नहीं है, कोई जपने का लाभ नहीं है। जैसे पता चले कि आप 5-6 सालों से लगातार तैयारी किए जा रहे हो और पता चले कि कोई एग्जाम आपका निकल नहीं रहा, तो घर वाले अंतिम में क्या कहते हैं कि भैया तुम घर आ जाओ, तुमसे कोई एग्जाम निकल नहीं रहा। तो वहां पर भी कहा गया कि भाई आप राम नाम का जाप तो दिन भर करते हो, लेकिन मन में ईर्ष्या और ये सारी चीजें भरी हुई हैं। तो कहा जा रहा है कि कर का मन का डार दे और मन का फेर, पहले जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे मस्तिष्क में पाप वाले भाव भरे हैं, इन भावों को तुम दूर करो, इसके बाद भगवान का नाम लेना शुरू करो। तो यहाँ पर जो बनेंगे यमक अलंकार के अंतर्गत आपके स्थान दिया जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये पंक्ति में जो अलंकार बनेगा कौन सा बन जाएगा, यमक अलंकार बनकर आ जाएगा। 5वें में आ जाइएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है, मजहब, गुण, सत्कर्म और कर्तव्य, कौन सा बनकर आ जाएगा। पांच का यहां पर आ रहा है कि गुण के अंतर्गत स्थान दिया जाएगा, किसके अंतर्गत, गुण के अंतर्गत, बिल्कुल भाई। यहां पर देखा जाएगा तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो धर्म का अर्थ, एक धर्म का अर्थ अच्छा मजहब भी होता है, लेकिन यहाँ मजहब से अर्थ नहीं निकाला जाएगा। सत्कर्म, सत्कर्म का मतलब होता है अच्छे कर्म, सत्कर्म का मतलब अच्छे कर्म, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कर्तव्य का मतलब जो आपके कर्तव्य होते हैं, जो काम होते हैं उससे है। तो इसका मतलब इन दोनों में दो ही चीजें हो सकती थी, या तो मजहब हो सकता था या गुण। तो मजहब यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब गुण वाला जो विकल्प बनेगा वो सही विकल्प बनकर आ जाएगा। गुण वाला जो विकल्प बनेगा वो सबसे सही विकल्प आपके सामने बनेगा। तो 5 का जो बी बनेगा वो राइट आंसर के अंतर्गत स्थान या जगह हम दे सकते हैं। 6ठे में आ जाइएगा, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो दो पंक्तियां आपके सामने हैं, एक पहली पंक्ति है और एक दूसरी पंक्ति है। तो तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ये आपकी पहली पंक्ति है। फिर झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, तो पूछा गया है कि झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो चलिएगा बताइएगा 6 का सबसे सही जवाब कौन सा बनेगा। और 6 का जो जवाब आ रहा है अगर देखा जाएगा तो वो ए की तरफ आ रहा है कि ए आपका बनकर आ जाएगा, और दोनों लोगों के जवाब बिल्कुल गलत है, इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं बनेगा। पहले देखिएगा, पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, जो प्रश्न पूछा जा रहा है पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, तत्पश्चात उत्तर दीजिए। पूछा गया है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसलिए मैंने डिस्क्राइब करके आपको बताया भी है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए,
झूके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। अब पूछा गया है कि इस कविता की दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति नहीं, दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको पता है कि जहां पर जन जानहु मन मानहु शब्दों का प्रयोग होकर आता है, तो ऐसी स्थिति में जो अलंकार बनता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। तो इन पंक्तियों में जो अलंकार बना है वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत स्थान दिया जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई प्रश्न पता होता है और उस प्रश्न को हम कई बार पढ़े होते हैं, तो हम उत्सुकता में इतना ज्यादा हो जाते हैं कि पता चलता है कि वहीं आसान प्रश्न को हम गलत करके चले आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपके सामने अलंकार बनेगा वो कौन सा बनेगा, यमक अलंकार बनकर आएगा, यमक बनेगा, यमक सॉरी उत्प्रेक्षा बनेगा, यमक नहीं बनेगा। अनुष्का जी यमक क्यों बनेगा? यमक में तो अभी हमने बताया ना कि जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और उस शब्द के अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक बनेगा। तो यहाँ शब्दों की आवृत्ति नहीं हुई है ना। अगर दूसरी पंक्ति देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा है, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो क्या इसमें पंक्ति में किसी शब्द की आवृत्ति हुई है क्या? तो आप बताओगे इसमें किसी शब्द की आवृत्ति नहीं हुई। और जब आवृत्ति नहीं हुई तो इसका मतलब कौन सा अलंकार बनेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत स्थान आपके दिया जाएगा। ठीक है। और इनक्रेडिबल जी कह रहे हैं सर आप मुझे पहचान रहे हैं। अच्छा कल आप आए थे, अब मुझे नहीं पता। कल तो मैंने आपको पहली बार चैनल में देखा था। वैसे अगर आप नाम पूरा अपना लिखते तो पता भी चलता कि आपका नाम है क्या ना। चलेगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून। बहुत फेमस पंक्ति है और आप देखोगे कक्षा 5वीं और 6वीं से ही इस पंक्ति को आप पढ़ते चले आए हो और इसमें अलंकार आपका पूछा जाता है हमेशा। तो यहां पर सोनम जी का जवाब आ रहा है कि श्लेष अलंकार की पंक्ति बनकर आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल सही है। 7 का डी बनेगा। श्लेष अलंकार की पंक्ति क्यों है? क्योंकि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन में पानी का होना बहुत आवश्यक है। अगर जीवन में पानी नहीं है तो पानी के बिना सब चीजें क्या है, जीरो हो जाएंगी, सब चीजें बिल्कुल बेकार है। आप खुद सोचिए कभी कभी आपके घरों में पानी नहीं आता है, जहां पर सप्लाई का पानी आता है। गाँवों में तो ठीक है, नल लगे होते हैं, समरसेबुल लगे होते हैं। अगर लाइट कभी कभी बिगड़ जाती है तो चलो नल चल के ही पानी निकाल लिया जाता है। लेकिन सोचिए अगर आप शहर में हैं और 2 दिन पानी आपके घर में ना आए तो कितनी स्थिति बुरी हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो कहा गया कि अगर पानी इन 3 चीजों का चला जाए, किसका किसका, मोती का, मनुष्य का और चून का, तो जो जीवन होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। पहला मोती के अर्थ में कहा गया है, तो मोती के अर्थ में होता है चमक। अगर मोती में से चमक चली जाए तो मोती की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि चमक की वजह से ही फेमस है। दूसरा है मानस, पानी गहन उभरे मोती मानस चून। मानस का मतलब मनुष्य, मनुष्य का मतलब यहाँ प्रतिष्ठा है। मनुष्य का मतलब यहाँ पर पानी का अर्थ क्या है, प्रतिष्ठा से। तो कहा जाता है कि भाई अगर मनुष्य का, प्राणी की प्रतिष्ठा चली जाए तो कहते हैं सब कुछ उसका चला गया है। और तीसरा पानी जो चूने का पानी होता है, अगर आप जिसे गांव में कहते हैं ना कि चूना बुझा लिया जाता है, जो लोग तंबाकू रगड़ कर खाते हैं तो कहा जाता है कि चूना बुझा के रख लिया जाता है ना। तो कहा गया है कि अगर चूने का पानी एक बार सूख गया फिर आप उसमें लाख पानी गर्म करके डालिए लेकिन पहली वाली स्थिति नहीं बन पाती। तो श्लेष अलंकार में आपको पता होता है कि शब्द जो आता है एक बार आता है और उस एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अलंकार बनता है वो श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो सबसे सही जवाब जो आपके सामने बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, श्लेष अलंकार के अंतर्गत आपके स्थान दिया जाता है। किसके अंतर्गत? श्लेष अलंकार के अंतर्गत आपके स्थान या जगह दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बन जाएगा, श्लेष अलंकार बनकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो 7 का सबसे सही जवाब जो बनेगा वो डी वाला विकल्प आपके सामने बनकर आ जाएगा। ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं और 8वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वें नंबर की ओर चलते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो हमने अलंकार शब्द लिखा है तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आपके सामने क्या बनेगा?
अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, विशिष्ट, वस्त्र या वर्ण। 8वें में आ जाइएगा। 8वें का सबसे सही जवाब जो बनेगा कौन सा आपके सामने बनकर आ जाएगा? अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या बनकर आता है? और 8 का ए की तरफ जवाब आ रहा है सोनम जी का कि 8 का ए बनेगा आभूषण, बिल्कुल सही है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आभूषण आपका होता है, बिल्कुल सही है। 9वें में आ जाइएगा। जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार बनता है? उपमा, अनयोक्ति, उत्प्रेक्षा और रूपक। तो जहां पर हम उपमेय और उपमान की संभावना पाते हैं तो संभावना के अर्थों में कौन सा अलंकार आपके सामने बनकर आता है? क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। तो संभावना के अर्थ में कौन सा अलंकार आपके सामने बनेगा? और 9 का सी की तरफ जवाब आ रहा है सोनम जी का कि भाई उत्प्रेक्षा बनेगा, और बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर अगर देखा जाएगा सबसे राइट आंसर जो बनेगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत होगा, बिल्कुल सही है। 9 का जो सबसे सही विकल्प आपका बनेगा उत्प्रेक्षा, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या पाई जाती है? एक की संभावना हम दूसरे में पाते हैं। जैसे आप कई बार पंक्ति देखते होंगे कि फूले काश सकल मही छाई, एक पंक्ति है कि फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अगर हम इस पंक्ति का प्रयोग करें तो इस पंक्ति में पूछा जाए तो भाई उत्प्रेक्षा अलंकार की बात हो रही है कि फूले काश, जब काश फूल जाते हैं चारों ओर सफेदी छा जाती है, और हमें ऐसा जान लेना चाहिए या मान लेना चाहिए कि वर्षा ऋतु क्या है? बूढ़ी हो गई है। तो यहां पर अगर देखा जाए कि कासा के फूलने पर वर्षा ऋतु के समाप्त होने की संभावना पाई गई है। तो संभावना जहां पर आपके प्रकट होती है, याद रखिएगा, ऐसे स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार बनकर आता है। तो 9 का जो सी बनेगा वो सबसे बेस्ट आंसर बनकर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 9 का सी आपका राइट आंसर बनकर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा 10वें नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? देखिएगा आपके एग्जाम में, चाहे आप यूपी पुलिस में देखो, चाहे आप लेखपाल के एग्जाम में देखो, कोई भी एग्जाम आप देखो, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दोगे, तो उनमें आप देखोगे शब्दालंकार और अर्थालंकार की पहचान आपको जरूर होनी चाहिए कि कौन से शब्दालंकार होते हैं और कौन सा अर्था। यहाँ से 100% है, एक प्रश्न आपका बनना ही बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा अलंकार आपका बनेगा, यानी कौन सा शब्द है और कौन सा आपका अर्थालंकार होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइएगा, और 10 का सबसे सही जवाब जो बनेगा कौन सा बनेगा? 10 का डी आ रहा है, शब्दालंकार नहीं है। सोनम जी का जवाब 10 के डी की तरफ आ रहा है कि श्लेष अलंकार जो बनेगा वो शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता है। और अनुप्रास अलंकार आ रहा है। देखिएगा यहां पर देखा जाएगा तो जो जवाब है सभी के गलत है। आपको बता दूं कि निम्न में से शब्दालंकार नहीं है, तो शब्दालंकार जो नहीं है वो रूपक नहीं है। रूपक जो है ये शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता है। रूपक जो आपका आता है किस अलंकार में आता है? अर्था के अंतर्गत आता है। शब्दालंकार में हमने आपको पहले भी बताया था कि जो पहला अलंकार है वो आपका कौन सा बनता है? यमक आपका शब्द है, अनुप्रास भी आपका शब्द है। अनुप्रास भी क्या है? ये भी शब्द है। श्लेष पूछा जाए तो ये भी आपके सामने क्या बनकर आता है? शब्द अलंकार के अंतर्गत है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे पूछें कि वक्रोक्ति अलंकार, तो वक्रोक्ति अलंकार भी किसके अंतर्गत आता है? इसे भी हम शब्द अलंकार के अंतर्गत मानते हैं। इसी प्रकार से पुनरुक्ति प्रकाश एक अलंकार है आपका, कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश की हम बात करें तो ये भी इसी के अंतर्गत है। छठा देख लीजिएगा, पुनरुक्ति वदाभास। पुनरुक्ति वदाभास अलंकार ये भी शब्द अलंकार है। और सातवां जो है बीप्सा अलंकार, सातवां कौन सा है? बीप्सा अलंकार। तो ये सभी अलंकार जो पार्ट है सातों, ये किसके हैं? शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द अलंकार की अगर हम आपसे बात करते हैं तो यमक भी है, अनुप्रास भी है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति वदाभास है और बीप्सा अलंकार है। ये सभी किसके हैं? शब्द
और इनको छोड़कर जो बचेंगे सब आप उठाकर कहाँ रख दोगे, अर्था में रख दोगे। तो इसका मतलब अर्था जो बनेगा वो रूपक अलंकार बनकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जवाब जो था वो सभी का गलत जवाब था, याद रखिएगा। अब देखिएगा, शब्दा और अर्था को याद करने का सबसे अच्छा तरीका अगर हम ट्रिक की बात करें तो यही है, आप इनको याद कर लीजिए। इतने ही अलंकार शब्दा में हैं, क्योंकि अर्था अलंकार में 365 अलंकार से ज्यादा है। अर्था अलंकार में देखा जाए तो 365 अलंकार से ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है उतने अलंकार आप याद नहीं कर पाओगे। तो शब्दा अलंकार को, इन सातों को याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी बचे सबको उठाकर हमें कहाँ रख देना है, तो आप अर्थालंकार में सबको उठाकर रख दोगे। तो 10 का सबसे सही जवाब जो बनेगा, रूपक के अंतर्गत स्थानीय जगह आपके दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर पे आ जाइएगा। 11 में आपके क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है। देखिएगा, अर्थालंकार से पूछ लिया गया है। अब अर्थालंकार नहीं है, कौन सा अर्था नहीं है, आप बता दीजिएगा। अब ये वाला सवाल गलत नहीं होना चाहिए, अभी हमने इससे संबंधित आपसे चर्चा की, बताया आपको। तो आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, श्लेष, विभावना, भ्रांतिमान और विरोधाभास। और 11 का एक ही तरफ आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखते रहिए, कानों तक आपकी आवाज जाएगी तो भाई आपको चीजें जो है वो सीखने के लिए मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। और 11 का एक ही तरफ जवाब आ रहा है कि जो 11 का ए आपका बनेगा वो बिल्कुल सही बनकर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया कि जो श्लेष अलंकार है ये शब्दा है, तो ये जो आपका है ये शब्दा अलंकार है। वहीं पूछा गया है कि निम्न में से अर्थालंकार नहीं है, तो यही श्लेष वाला नहीं है, तो 11 का ए जो बनेगा वो सबसे सही विकल्प बनकर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा 12 नंबर की ओर चलते हैं। और 12 में आपसे क्या पूछा गया है, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकार के जो मुख्य भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 10, 6, 2 और 5 अलंकार के जो मुख्य भेद बनकर आपके सामने आते हैं, तो मुख्य भेद कितने बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइएगा। और 12 का सबसे सही जवाब जो बनेगा कौन सा बनकर आपके सामने आएगा। और 12 का 2 आ रहा है कि भाई इसका जो सही विकल्प बनकर आ जाएगा वो 2 बनेंगे, बिल्कुल सही है। अलंकारों के मुख्य भेद की बात करते हैं तो सिर्फ 2 ही भेद बनते हैं। एक आपका जो बनता है वो शब्दालंकार है, एक जो बनता है वो शब्दालंकार है, और दूसरा जो आपके सामने जो बनता है इसे हम अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। तो एक जो है शब्दा और दूसरा अर्था। वैसे इसका एक तीसरा भेद भी माना गया है जिसे हम उभय अलंकार कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अलंकार के भेद हैं वो 2 ही भेद बनते हैं। एक आपका शब्दालंकार बनता है और दूसरा जो बनकर आता है उसे हम किसके अंतर्गत स्थान रखते हैं, तो अर्थालंकार के अंतर्गत स्थानीय जगह हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिएगा 13 नंबर पे आ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। चलेगा 6 बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक और उपमा अभी हमने बताया था, तब ये भी गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपके सामने शब्दालंकार बनकर आने वाला है। उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है और 13 का सबसे सही जवाब कौन सा बनेगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। 13 का ये आ रहा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा कैसे बन जाएगा, अभी हमने आपको बताया है कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। तो शब्द अलंकार निम्न में से कौन है, यमक अलंकार है। अभी आपको बताते जा रहे हैं शब्द अलंकार, अभी हमने आपको बताया, उसके बावजूद भी गलत जवाब आ रहा है। तो 13 का जो सबसे सही जवाब होगा ए बनेगा, सॉरी ए नहीं बनेगा, यमक बनेगा।
उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा ये सब के सब किसके अंतर्गत है? तो ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। ये सब के सब किसके अंतर्गत हैं? तो अर्थालंकार के अंतर्गत स्थान दिया जाएगा। सबसे सही जवाब जो बनेगा वो कौन सा आपके सामने बनकर आ जाएगा? और हमारे साथ अहमद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है अहमद जी आपका। और बी वाला जवाब बनेगा बिल्कुल सही बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो शब्द कौन सा है? यमक अलंकार है। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और 13 के बाद 14, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, अनुप्रास और यमक। चलेगा, जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर जो आपके सामने अलंकार बनता है वो कौन सा अलंकार बनता है? क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। और 14 का सबसे सही जवाब जो बनेगा कौन सा बनकर आएगा? श्लेष है, उपमा है, अनुप्रास है या यमक है? जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होके आती है। और 14 के सी की तरफ जवाब आ रहा है कि 14 का जो आपके सामने बनकर आएगा सी वाला जवाब वो राइट आंसर के अंतर्गत स्थान में जगह दिया जाएगा। और बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आया है। अगर हम बात करते हैं तो 14 का जो सी बनेगा वो राइट आंसर के अंतर्गत स्थान या जगह दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। 14th का सी वाला जवाब जो होगा वो राइट आंसर के अंतर्गत आपका आ जाएगा। यमक अलंकार आपके सामने बनकर आएगा ना। नहीं, एक ही वर्ण की आवृत्ति है तो एक ही वर्ण में कौन सा है? अनुप्रास है। यमक में आपको पता है कि शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ अलग अलग हो। उपमा में आपको पता है एक की तुलना दूसरे से की जाए। श्लेष का अर्थ जो होता है वो चिपकना आपका अर्थ माना जाता है। 14 का सी वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही है। 15 में आ जाइएगा, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द। ये धर्म लिखा हुआ है, इसे साधारण धर्म होना चाहिए था। ये साधारण धर्म है और ये वाचक शब्द है। ये वाचक शब्द है। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? चलेगा। अरे ये क्या हो गया? इसे थोड़ा सा कभी कभी बोर्ड जो है हैंग करने लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा उपमेय के नाम से जाना जाता है। 15 का बी आ रहा है कि बी बनकर आ जाएगा। और इनक्रेडिबल जी का जवाब आ रहा है कि उपमेय बनेगा। बिल्कुल सही है। जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय के नाम से जानते हैं। ए वाला विकल्प होगा। और जिसकी उपमा दी जाए उसे हम उपमान कहते हैं। ठीक है, तो जिसका और जिसकी याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम की दृष्टि से, महत्वपूर्ण बिंदु रखता है। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो आप बताओगे उपमेय के नाम से संबोधित कर सकते हैं। 16 नंबर पे आ जाइएगा, जहां दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो। जहां दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो, अलंकार कौन सा है? यमक है, श्लेष है, अतिशयोक्ति है और उपमा है। चलिएगा, अच्छी बात है, खाना भी बनाते जाइए, पढ़ते भी जाइए, साथ साथ दोनों काम करते जाइए। 16 में आ जाइएगा, जहां दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो। नहीं, अतिशयोक्त नहीं बनेगा, अतिशयोक्त नहीं बनेगा। देखिएगा, अतिशयोक्त के अंतर्गत नहीं आएगा। ये जो अलंकार आपका बनता है उपमा अलंकार बनेगा। बिल्कुल सही है। जहां दो भिन्न पदार्थों में, देखिएगा अभी हमने बताया ना कि जहां पर दो चीजें आपकी आएंगी और उनमें भिन्नता दर्शाई जाए। भिन्नता का मतलब तुलना। शुरुआत में हमने आपको बताया ना कि भिन्न का मतलब होता है तुलना। तो जहां दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो तो वहां पर जो अलंकार बनता है वो उपमा अलंकार को आपके दर्शाता है ना। अर्थात जहां पर हम एक की तुलना दूसरे से करते हैं तो वहां पर जो अलंकार बनता है वो कौन सा अलंकार बनता है? तो उसे जो संबोधित करोगे उपमा अलंकार के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में जो अलंकार बनता है वो उपमा अलंकार के अंतर्गत आपके स्थान दिया जाता है।
चलिएगा 17 में आ जाइएगा। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, जहां प्रसिद्ध उपमान हो और उसको क्या बना दिया जाए, उपमेय बना दिया जाए, वहां अलंकार कौन सा बनता है? 17 में आ जाइएगा। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया, अर्थात परिवर्तित कर दिया जाए, एक को दूसरे तरफ कर दिया जाए और दूसरे को बदल दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी अलंकार जो बनता है ऐसी स्थिति में 17 में, तो कौन सा अलंकार बनकर आपके सामने आएगा? और बिल्कुल सही है, प्रतीप अलंकार के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहां पर अलंकार जो बनता है वो प्रतीप अलंकार के अंतर्गत आता है। 17 का ए जो विकल्प होगा वो सबसे सही विकल्प बन जाएगा। 17 का ए आपका राइट आंसर के अंतर्गत बनकर आ जाएगा। ठीक है, प्रतीप। 18 में आ जाइएगा। यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार कौन सा बनेगा? अगर उपमेय और उपमान में बिंब और प्रतिबिंब का भाव दर्शाया जाए तो कौन सा अलंकार बनता है? 18 में आ जाइएगा। उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, तो बिंब और प्रतिबिंब का अगर भाव दर्शाया गया है तो कौन सा अलंकार बनता है? क्वेश्चन नंबर 18 और 18 का सबसे सही जवाब जो बनेगा वो कौन सा आपके सामने बनकर आ जाएगा? ये थोड़ा सा मुझे लगता है टफ पड़ेगा क्वेश्चन। नहीं, संदेह नहीं बनेगा। संदेह अलंकार तो तब आपका बनता है जहां पर कोई चीज क्लियर ना हो। जहां पर कोई चीज क्या हो? क्लियर ना हो, तो वहां पर संदेह अलंकार के अंतर्गत स्थान दिया जाता है ना। और वो संदेह जो हो थोड़ा सा दीर्घकालीन तक हो। जैसे बीपीएससी की वैकेंसी की बात की जाए तो भाई आज जो कहा गया कि 44,000 वैकेंसियां जो आपको देखने को मिलने वाली हैं वो मिलेंगी बिहार में, तो उसमें अभी थोड़ा सा संदेह है कि कब तक आए कब तक ना आए, इस चीज को लेकर संदेह है, तो वो संदेह अलंकार है। ऐसी स्थिति में जब बिंब और प्रतिबिंब की बात आती है तो दृष्टांत अलंकार होता है। जहां पर बिंब और प्रतिबिंब की बात की जाए तो वहां पर जो अलंकार बनता है वो याद रखिएगा, वो आपका जो माना जाता है वो आपका दृष्टांत अलंकार माना जाता है। कौन सा? नहीं, प्रतीप नहीं है यहाँ तो। प्रतीप तो पीछे वाले में था। यहाँ बिंब और प्रतिबिंब की बात की जाए तो दृष्टांत अलंकार आपका बनता है। ठीक है, किसी दिन थ्योरी वाली क्लास में इसको दृष्टांत अलंकार को करवा दिया जाएगा आपके, तो क्लियर हो जाएगा कि बिंब और प्रतिबिंब जो आपके सामने बनकर आते हैं वो कैसे समझ में आएंगे और कैसे आपके क्लियर होंगे। जैसे हमने सभी अलंकार को बताया है, इस अलंकार को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका ना। 19 नंबर पे आ जाइएगा। कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो कौन सा अलंकार बनेगा? किसी कथन को अगर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो कौन सा अलंकार बनता है? अनयोक्ति है, भ्रांतिमान है, अतिशयोक्ति है और दृष्टांत है। ये वाला आसान है और इसकी शब्दावलियां भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। मुझे लगता है कि जहां पर किसी कथन को अगर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार आपके सामने बनता है? चलेगा, फटाफट बताइएगा। जहां पर किसी कथन को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहां पर आपके सामने अलंकार पूछे तो कौन सा अलंकार बनकर आपके सामने आता है, ये आपको बताना है। और अतिशयोक्ति अलंकार आ रहा है कि अतिशयोक्ति है, बिल्कुल सही है कि अगर किसी कथन को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, जहां पर बात होती है कि फेंकने वाली बात होती है, तो वहीं पर अलंकार जो बनता है वो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। 19 का सी बनेगा। 20 में आ जाइएगा। जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। जहां सादृश्य के कारण, सादृश्य का मतलब होता है एक जैसे प्रतीत हो, तो जहां सादृश्य के कारण किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहां कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान है, संदेह है, दृष्टांत है और प्रतीप है। 20वें में आ जाइएगा। जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, पता ही न चल पाए। जैसे आप देखते होंगे कि
चीनी जो होती है एक भूरा चीनी होती है, तो जब आप चीनी को पीस दो तो बिल्कुल पतली हो जाती है ना, भूरा चीनी बन जाती है। और नमक जो आपका होता है, टाटा वगैरह नमक आप लेके आते हैं तो बिल्कुल देखते हैं बिल्कुल सफेद होता है। अब एक डिब्बे में अगर हम नमक भर के रख दें और एक डिब्बे में वो चीनी, तो कई बार गलती हो जाती है, तो चीनी के स्थान पर नमक डाल दें और नमक के स्थान पर चीनी, तो इसी को कहते हैं सादृश्य। तो सादृश्य मतलब बराबर। तो भ्रांतिमान अलंकार बनकर आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ऐसी स्थितियों में जो अलंकार बनता है उसे हम भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत स्थान देते हैं। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, वहां अलंकार कौन सा बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, वहां जो अलंकार बनता है वो कौन सा अलंकार बनता है। यहां पर देखिएगा अतिशयोक्ति है, उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा अलंकार है आपके सामने, ठीक है। कौन सा बनेगा। अगर कहीं पर निषेध रहित आरोप की बात की जा रही है, तो निषेध रहित आरोप है तो कौन सा अलंकार बनता है। अतिशयोक्ति है, उपमा है, या रूपक है, या उत्प्रेक्षा है। और उपमा आ रहा है, उपमा नहीं बनता भाई। जहां पर हम निषेध रहित, निषेध रहित का मतलब होता है जहां पर किसी भी प्रकार से तुलना ना हो। जब हम किसी चीज को बिल्कुल बराबर मान लें कि एक के बराबर बिल्कुल क्या हो, दूसरा हो। जैसे हम कहें कि एक पंखा दूसरे पंखे के बराबर है, या जितना ये वाला पंखा तेज चलता है उतना ही तेज वो वाला पंखा भी चलता है, तो इसका मतलब निषेध रहित आरोप है। और जहां पर निषेध रहित आरोप होता है वहां पर अलंकार बनता है रूपक। कौन सा, रूपक अलंकार बनता है। तो निषेध रहित आरोप के लिए जो अलंकार बनेगा रूपक अलंकार बनेगा, ना कि यहाँ उपमा बनेगा। उपमा में अभी हमने बताया है कि वहां पर तुलना होती है। जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, जहां पर कोई शब्द हो और उसके अनेक अर्थ निकले, तो वहां पर कौन सा अलंकार है। श्लेष है, यमक है, अतिशयोक्ति है और अनुप्रास है। 22 में आ जाइएगा। 22 का सबसे सही जवाब जो बनेगा कौन सा बनेगा। और कल हमारी जो प्रश्नोत्तरी होने वाली है समास पे होगी, याद रखिएगा। कल जो हमारी प्रश्नोत्तरी होने वाली है किस पे होने वाली है, समास विशेष पर होने वाली है। कल हमारी प्रश्नोत्तरी समास विशेष पर होने वाली है। और यहां पर आ रहा है कि यमक अलंकार बनकर आपके सामने आएगा जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ हो। जहां किसी एक शब्द के क्या हो, अनेक अर्थ आपके सामने निकल कर आए, तो ऐसी स्थिति में जो अलंकार बनता है वो आपका श्लेष अलंकार। यमक कैसे बन जाएगा, जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ हो। एक शब्द की बात की जा रही है, अनेक शब्दों की बात थोड़ी की जा रही है यहाँ पर। तो जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार बनता है। श्लेष अलंकार का अर्थ ही होता है, हमने बताया था अभी, कि चिपकना होता है। और श्लेष अलंकार में जब कोई पंक्ति लिखी होती है तो शब्द कितनी बार आता है, एक बार, और उस एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं। इसीलिए अलंकार जो बनता है श्लेष बनता है, क्योंकि श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपकना। तो यहाँ पर जो अलंकार बनेगा वो श्लेष अलंकार बनकर आएगा। अगर यहीं पर कह देता कि जहां पर किसी पंक्ति में एक से अधिक शब्द आए हों और एक से अधिक शब्द जितनी बार आए हों उसके अर्थ भी अलग अलग हो, तो कौन सा अलंकार है, तब आप यमक की ओर चलते। लेकिन यहाँ यमक अलंकार ना बन के आपके सामने जो बनेगा वो श्लेष अलंकार की पंक्ति है। 23, जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो। जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो तो वहां पर कौन सा अलंकार बनता है। और 22 का ये बन रहा था बिल्कुल। 23 में आ जाइएगा। 23 का सबसे सही जवाब जो बनेगा कौन सा बनेगा। और 23 का डी की ओर आ रहा है कि 23 का डी बनेगा, और सोनम जी का जवाब सी आ रहा है और बिल्कुल सही है, सी बनकर आ जाएगा। अनन्वय अलंकार बनेगा जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो। अगर हमने कह दिया कि भारत के सम भारत है, भारत के सम भारत है, तो देखा जाए तो यहाँ भारत की तुलना जो है भारत से की गई है।
और जब स्वयं की तुलना स्वयं से की जाए तो वहां पर जो अलंकार बनता है वो अनन्वय अलंकार बनता है। और जब एक की तुलना दूसरे से की जाए तो उपमा, और जब स्वयं की तुलना स्वयं से की जाए, जैसे हमने कहा कि भारत के सम भारत है, तो यहाँ पर जो बन जाएगा वो अनन्वय अलंकार के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। कौन सा? अनन्वय अलंकार बनेगा। तो अनन्वय अलंकार जो आपका है अलग है, और उपमा अलंकार जो आपका बनेगा वो अलग अलंकार बनकर आपके सामने आता है। 24 नंबर पे आ जाइएगा। जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार बनता है? जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार बनेगा? 24 में आ जाइएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल आसान है। जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति हो तो वहां पर जो अलंकार बनता है वो कौन सा अलंकार आपका बनेगा? यमक है, रूपक है, उपमा है या श्लेष है? चौबीस का आ रहा है कि यमक अलंकार बनकर आपके सामने आ जाएगा, और बिल्कुल सही है। अगर हम इस अलंकार की बात करते हैं तो इसमें जो बनेगा, जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है तो यमक अलंकार बनकर आपके सामने आता है। बिल्कुल सही है, यमक अलंकार की पंक्ति होती है। आज का अंतिम प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न देख लीजिएगा। आज का अंतिम प्रश्न, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाए तो उस धर्म को हम क्या कहते हैं? रस, छंद, अलंकार, गुण। हाँ बिल्कुल, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। अब 3 बेर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई, लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। 3 बेर का मतलब एक है कि 3 टाइम सुबह दोपहर शाम खाना खाती थी, और 3 बेर का मतलब 3 बैर खाती थी। जो आप इस समय ठंडी का सीजन अब समाप्त होने वाला है तो अब बैर आपको खाने को मिलेगी। ठीक है, तो 25 का सी आ रहा है कि अलंकार के अंतर्गत स्थान दिया जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम किस नाम से संबोधित करते हैं? तो जो संबोधित आपके किया जाता है, किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो अलंकार के नाम से संबोधित किया जाता है। 25 का जो सी बनेगा वो सबसे सही जवाब बनकर आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही है, 25 का सी जो होगा राइट आंसर बनेगा, अलंकार। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम क्या कहते हैं? तो आप बताओगे अलंकार कहते हैं। तो यहीं से अलंकार की जो प्रश्नोत्तरी है समाप्त हो जाएगी। आज कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या जो लेकर हम लोग आपके सामने आए थे, 25 प्रश्न लेकर आए थे। और कल जो हमारी चर्चा होगी वो समास टॉपिक पर चर्चा होगी। टाइमिंग आप लोग याद रखिएगा, रात्रि को 9 बजे ही क्लास चलती है। तो 9 बजे हम फिर से समास का टॉपिक लेकर आएंगे। पहले से टॉपिक बता देता हूं ताकि आप लोग पढ़ लीजिए उसको अच्छे से, और फिर कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, तो सभी लोगों को शुभ रात्रि है, सभी लोगों को गुड नाइट है। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद है, नमस्कार है, जय हिंद है और जय भारत है।